हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने कौन सा पार्ट किया था इसका? सेकंड। और आज अपने कौन सा कर रहे हैं? थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे बेटा? थर्ड। तो देखो, इसमें आज अपने क्या क्या पढ़ेंगे। पहला आपके पास क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जो अपने चल रहा था, है ना। पहला एप्लीकेशन अपने ने कर लिया, बाकी के तीन एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डायमेंशंस। क्या बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डायमेंशंस। नेक्स्ट है आपका डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। मींस इसमें अपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, उनके डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किनके बारे में डिस्कस करेंगे? डायमेंशंस के बारे में। अब देखो, सेकंड एप्लीकेशन कौन सा है बेटा? टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन। क्या था? टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशंस। इसको पढ़ने से पहले अपने को किसके बारे में बताना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, इसमें क्या होता है। तो देखो, द एप्लीकेशंस of addition, subtraction and equating in any equation is possible only when the all terms related to that equations have same dimensions। देखो, ये कहना क्या चाह रहा है कि अपने पास जैसे कोई इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये कोई इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें जो ये अपने ने प्लस किया है, जो अपने फिजिकल क्वांटिटीज को प्लस कर रहे हैं, उसमें ये a और b की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? इन दोनों टर्म्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? आपके पास इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? आपके पास इक्वल होनी चाहिए। या जैसे कि अपने सब्ट्रैक्शन करते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू बी करते हैं, तो इसमें भी आपके पास सारे टर्म्स मींस a की, c की और b की डायमेंशंस आपके पास क्या होनी चाहिए? इक्वल। क्या होनी चाहिए? इक्वल। या अपने क्या कर रहे हैं? इक्वेटिंग। मींस a को b से क्या कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ a इज लेसर देन b। क्या बता रहा हूँ? a इज लेसर देन b। इन दोनों में भी क्या होना चाहिए? डायमेंशंस सेम रहने चाहिए। कैसे रहने चाहिए? सेम। जैसे कि आपको अनदर एग्जांपल दिया जाए, मैं आपको बोलूं कि 6 किलोमीटर प्लस 2 kg करो। क्या आप इनको कभी ऐड कर सकते हो? क्या 2 kg में 6 किलोमीटर ऐड किया जा सकता है? कभी नहीं किया जाता। क्यों बेटा? क्योंकि ये किसका है? कौन सी यूनिट है ये? लेंथ। कौन सी यूनिट है बेटा? लेंथ। और ये किसकी यूनिट है? मास की। किसकी यूनिट है? मास की। इनकी डायमेंशंस भी क्या आएंगे बेटा? अलग अलग आएंगे। लेंथ के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हो? L1। और मास के लिए क्या करते हो? M1। तो इनकी डायमेंशंस क्या आएंगी आपके पास? अलग अलग आ गई। इसीलिए आप इनको क्या नहीं कर सकते? कभी भी ऐड नहीं कर सकते। कभी भी ऐड नहीं कर सकते। कभी भी ऐड का एप्लीकेशन इसमें यूज नहीं कर सकते। जैसे अनदर एग्जांपल दो तो 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। अब इसका सॉल्यूशन आप क्या बताओगे मेरे को? क्या बताओगे बेटा? 8 किलोमीटर। क्या बताओगे? 8 किलोमीटर। आपने ये कैसे बताया? कैसे ऐड कर दिया? ये कौन सी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है बेटा? लेंथ की। ये भी किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है बेटा? लेंथ की। और आपके पास रिजल्ट भी किसके लिए आया है? लेंथ के लिए आया है। किसके लिए आया है? लेंथ के लिए आया है। तो इन सब की डायमेंशंस क्या है? L1। क्या है बेटा? L1। 6 किलोमीटर की भी क्या है? L1 में आएगी। 2 किलोमीटर की भी किस में आएगी? L1 में आएगी। और 8 की भी किस में आएगी? L1 में। तो इनकी सबकी डायमेंशंस आपके पास क्या आ रही है बेटा? सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसीलिए आप इनको क्या कर सकते हो? ऐड कर पाए हो। इसीलिए आप इनको क्या कर पाए हो? ऐड कर पाए हो। पता लग गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या आता है। अब देखो, इसके बेस पे अपने इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि सेकंड एप्लीकेशन का आपको पहले एग्जांपल देते हैं। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। कौन सी होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कोई आपके पास इक्वेशन गिवन है। गिवन इसमें v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और ए टी की डायमेंशन हमेशा क्या होगी? सेम। क्यों होगी? सेम। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो? दो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो इसको चेक करने के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, v की डायमेंशन क्या थी? v या क्या है?
वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगी? L1 t माइनस 1 होगी। उसके बाद में u भी आपके पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। इसकी भी डायमेंशन आपके लिए क्या हो जाएगी? L1 t माइनस 1। और नेक्स्ट टर्म आपकी कौन सी है? 80। कौन सी बेटा? 80। इसमें a आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। और t आपके लिए टाइम। क्या बेटा? यहाँ टाइम। तो a की डायमेंशंस क्या होती है? L1 t माइनस 2। क्या होती है बेटा? L1 t माइनस 2। और यहाँ t की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t1। क्या हो जाएगी बेटा? t1। जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? L1 t माइनस 1 आएगा। क्या आएगा? L1 t माइनस 1 आएगा। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन तीनों सेम है या नहीं है? तीनों टर्म के लिए सेम डायमेंशंस आई है या नहीं है? आई है ना। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। कर रहा है या नहीं कर रहा? अब इसी की बेस पे अगर आपसे पूछा जाए आपको कोई इक्वेशन दी, जैसे कि मैंने दी x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। क्या दिया? x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। इसमें x आपके लिए है लेंथ। क्या बेटा? लेंथ। और t है यहाँ टाइम। क्या बेटा? टाइम। और आपको a और b की डायमेंशंस क्या करनी है? फाइंड आउट। क्या करनी है बेटा? फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं कि जो भी टर्म्स है इक्वेशन में उनकी डायमेंशंस क्या होती है? सेम। क्या होती है? सेम। और इसमें कितनी टर्म्स है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स दी गई है। तो इससे अपने को क्या मिलेगा? इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। फर्स्ट और सेकंड की डायमेंशंस क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। तो उसके अकॉर्डिंग AT की डायमेंशन किसकी इक्वल आएगी? x की डायमेंशन से। आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो यहाँ आपके लिए a क्या था? वेरिएबल था जिसकी डायमेंशंस अपने को निकालनी है। इनटू यहाँ t क्या है? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t1। क्या थी बेटा? t1 होती है नहीं होती? t1। ठीक है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t1। टाइम की डायमेंशंस आपके लिए क्या होगी? t1 होगी। t1 होगी। उसके बाद आपके पास x की डायमेंशन क्या होगी? L1। क्या होगी बेटा? L1। तो a की डायमेंशन क्या है? L1। यहाँ t किस में था? इनटू में था। यहाँ के माइनस डिवाइड में हो जाएगा। क्या आ गया? L1 बाई t1। तो इसकी डायमेंशन क्या आपके पास आ गई? L1 t माइनस 1। a की डायमेंशन क्या आ गई आपके पास? L1 t माइनस 1 आ गई। यहाँ से देखो b की डायमेंशन क्या आएगी? BT स्क्वायर। इस टर्म की भी डायमेंशन किसकी इक्वल होगी? x के डायमेंशंस के होगी ना। तो यहाँ b की डायमेंशन आपको निकालनी है। t क्या है आपके पास? टाइम है। तो टाइम की डायमेंशन एक क्या हो जाएगी? t2। क्या हो जाएगी बेटा? t2। और नीचे x की डायमेंशन क्या दी गई है आपको? L1 दी गई है। क्या दी गई है? L1। तो यहाँ से b की डायमेंशन क्या आ जाएगी? L1 बाई t2। L1 बाई t2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? L1 बाई t2। तो b की डायमेंशन क्या आ गई? L1 t माइनस 2। क्या आ गई बेटा? L1 t माइनस 2 आ गई। आ गई या नहीं आ गई? ये आपने किसके थ्रू किया? डायमेंशंस के थ्रू। मींस ये आपका क्या हो गया? सेकंड एप्लीकेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? सेकंड एप्लीकेशन हो गया। किसका? डायमेंशंस। अब देखो समझ में आ गया। अब अपना कौन सा? थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में आपके पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो इसमें क्या होता है? कोई भी वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, आप उसको मेजर करते हो तो आप क्या बताते हो? जैसे आप गए शॉप पे, ठीक है, तो शॉप पे जाके अगर आपको शुगर चाहिए तो आप उसको जाके क्या बोलोगे कि कितने केजी बोलोगे? 2 केजी। या किसी को 5 केजी चाहिए तो आप ऐसे बोलोगे या नहीं बोलोगे कि कितने हैं? 5 केजी की शुगर दे दो। कितनी शुगर दे दो हमें? 5 केजी। ना तो आप सीधा 5 बोलोगे और ना ही आप सीधा केजी बोलोगे। नहीं बोलते ना। आप इन दोनों को क्या करते हो? इकट्ठा बोलते या नहीं बोलते? तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो तो उसमें पहला तो आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। और दूसरा आपके लिए क्या होता है? यूनिट। क्या होती है बेटा? यूनिट।
होती है नहीं होती? तो मीन्स किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए आप किसका यूज करते हो? एन यहाँ आपके लिए क्या है? कोई भी मैग्नीट्यूड। क्या बेटा? कोई भी मैग्नीट्यूड। और यू आपके लिए क्या है? यूनिट। क्या बेटा? यूनिट। और ये हमेशा ऑलवेज क्या रहते हैं? कांस्टेंट। क्या रहते हैं बेटा? एन यू हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ये आपके लिए 5 kg क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या बेटा? कांस्टेंट वैल्यू। तो एन यू भी आपके लिए क्या होगा? कांस्टेंट। यहां से देखो ऊपर यू किस में था? मल्टीप्लाई। किस में था? मल्टीप्लाई में। यहाँ नीचे आके ये डिवाइड में। किस में हो गया बेटा? डिवाइड में हो गया। तो मीन्स एन हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? यू के। आप जैसे ही कांस्टेंट निकालोगे तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? यू के। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? यू के। होगा या नहीं हुआ? मीन्स अगर किसी वैल्यू में, किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर n की वैल्यू मीन्स उसके पास मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा। क्या बेटा? ज्यादा। तो उसकी यूनिट क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। क्या होती है बेटा? छोटी। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इसमें मीटर आपकी कौन सी यूनिट है? लार्जेस्ट। कौन सी यूनिट है बेटा? लार्जेस्ट। पर आपकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो क्या है? स्मॉलेस्ट। क्या होती है? स्मॉलेस्ट है। और इधर देखो आपकी यूनिट क्या है? स्मॉल। क्या होती है? यहाँ स्मॉलेस्ट है। और आपका मैग्नीट्यूड क्या है? लार्ज। क्या है बेटा? लार्ज। आया या नहीं आया? तो मीन्स अगर किसी की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है? ज्यादा, तो उसकी यूनिट क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी। और अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड क्या है? छोटा। क्या है बेटा? छोटा। तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। अब इसी फॉर्मूले से, इसी रिलेशन से अपने इसका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ग्राफ। जैसे कि ये आपका कौन सा ग्राफ है? एनयू ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बेटा? एनयू ग्राफ। जैसे जैसे किसकी वैल्यू बढ़ेगी? जैसे जैसे किसकी वैल्यू बढ़ेगी? यू की। वैसे वैसे एन की वैल्यू क्या होती जाती है? कम। क्या होती जाती है बेटा? कम। या जैसे जैसे यू की वैल्यू कम होती है तो एन की वैल्यू क्या करती है? बढ़ती है। या किसका ग्राफ आ गया आपके पास? एनयू का। किसका ग्राफ आ गया? एनयू का। पर इसी के साथ आपसे नीट में क्या पूछा जाता है? कुछ अलग पूछा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, आपके पास नीट में किसका ग्राफ आया था? एनयू और यू का। किसका ग्राफ आया था? एनयू और यू का। तो आप बताओ एनयू और यू में क्या रिलेशन होगा? एनयू या यू में क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ देखो अभी अपने ने पढ़ा एनयू की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। एनयू की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है तो क्या ये यू के साथ चेंज होगी? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो एनयू या यू इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो कैसा जाएगा? कांस्टेंट जाएगा। कैसा जाएगा बेटा? कांस्टेंट जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका किस में पूछा गया? नीट में पूछा गया। किस में पूछा गया ये क्वेश्चन? नीट में आया। किस में आया बेटा? नीट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में अपने को क्या याद रखना है कि एनयू की वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यू के होता है। किसके होता है? यू के। और इसी के बेस पे अपने क्या करते हैं? क्वेश्चन। जैसे कि आपको एग्जांपल में पूछा जाए, अपने आप क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या करेंगे इसका? यूनिट्स का कन्वर्जन। जैसे आपको बोला जाए 1 न्यूटन की वैल्यू निकालनी है। किस में निकालनी है? जूल में। किस में निकालनी है बेटा? जूल में। जूल में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 न्यूटन की जूल में वैल्यू नहीं, सॉरी 1 न्यूटन की वैल्यू निकालनी है। किस में निकालनी है बेटा आपको? किस में निकालनी है? डाइन में। किस में निकालनी है बेटा? डाइन में निकालनी है। तो ये 1 न्यूटन, न्यूटन यहाँ किसकी यूनिट है और डाइन किसकी यूनिट है? दोनों ही किसकी यूनिट है? फोर्स की। मींस आपको रिलेशन निकालना है किसका किसका? 1 न्यूटन और डाइन का। 1 न्यूटन और डाइन का। आपने 1 न्यूटन को चेंज करना है, किस में करना है? डाइन में चेंज करना है। तो देखो कैसे करोगे? आपकी फोर्स की वैल्यू क्या थी? फोर्स की यहाँ आपके पास डायमेंशन क्या थी? m1 l2 t-2 होती है नहीं होती? m1 l1 t-2 क्या होती है? m1 l1 t-2। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t-2।
अब यहाँ से देखो 1 न्यूटन N1 U1, NU क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, तो N1 U1 भी क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा कांस्टेंट। वैसे ही N2 U2 भी क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा N2 U2 भी क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा कांस्टेंट। क्या होगा कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे इक्वल। N1 U1 इज इक्वल टू किसके होगा N2 U2। यहाँ N1 किस में होगा, N1 क्या यूनिट है, N1 की नंबर वैल्यू क्या आपके पास 1 न्यूटन। क्या है बेटा 1 न्यूटन। और U1 यहाँ क्या है आपके पास न्यूटन। क्या है यूनिट बस कौन सी है न्यूटन। और U2 की वैल्यू क्या आपके पास डाइन। क्या बेटा डाइन। तो N2 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को N2 की। तो N2 की वैल्यू कैसे आएगी N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। N1 U1 डिवाइडेड बाय U2 आएगा। अब देखो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2। यहाँ N2 क्या होगी अपने पास डाइन की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी बेटा डाइन में आएगी। डाइन में जो आपकी मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा। N2 की वैल्यू क्या होगी डाइन में मैग्नीट्यूड जो होगा। तो N1 आपके पास क्या है यहाँ N1 की वैल्यू क्या है 1। क्या है बेटा 1। और U1 ये बताओ U1 यहाँ क्या है और U2 क्या है, दोनों क्या है फोर्स की यूनिट। क्या है यूनिट। पर इनकी डायमेंशन क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी। तो इसकी डायमेंशन क्या रहेगी M1 L माइनस L1 T माइनस 2। M1 L1 T माइनस 2 आएगी या नहीं आएगी। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ M1 को अपने M1 किसके लिए डायमेंशन यूज करते हैं मास के लिए। किसके लिए करते हैं मास के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा मास के लिए। तो U1 आपके पास क्या है यहाँ न्यूटन है। क्या है न्यूटन। और U2 आपके लिए क्या है डाइन है। क्या बेटा डाइन है। तो U1 अगर आपके पास न्यूटन है तो मींस ये कौन सी यूनिट है आपकी एमकेएस। कौन से सिस्टम की यूनिट है एमकेएस। और डाइन आपके पास कौन से सिस्टम की यूनिट है सीजीएस। कौन सा सिस्टम की यूनिट है सीजीएस। तो मींस ऊपर अपने कौन से सिस्टम की यूनिट रखी है मास की। ऊपर एमकेएस में मास की यूनिट क्या होती है केजी। क्या होती है बेटा केजी। और नीचे सीजीएस में क्या होती है बेटा सीजीएस में क्या होती है ग्राम। क्या होती है बेटा ग्राम। और इसकी पावर क्या दे रखी है आपको 1। इधर नेक्स्ट देखो L1 के लिए एमकेएस यूनिट यूज क्या करते हो मीटर। क्या करते हो बेटा मीटर करते हो। कौन सी करते हो मीटर करते हो। और नीचे सीजीएस में कौन सी करते हो सेंटीमीटर। कौन सी करते हो सेंटीमीटर। और इसकी पावर आपके पास क्या है 1। नेक्स्ट देखो एमकेएस के लिए टाइम की यूनिट कौन सी होती है सेकंड। क्या होती है सेकंड। और सीजीएस में भी क्या होती है सेकंड होती है। क्या होती है सेकंड होती है। इसकी पावर कितनी है -2। क्या है बेटा -2। अब देखो N2 की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू इस किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 1000 ग्राम। क्या लिखोगे 1000 ग्राम। नीचे ग्राम इसकी पावर 1। मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर। नीचे 1 ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड से सेकंड क्या होगा कैंसिल आउट। क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 की पावर -2। इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 1 की पावर -2। अब देखो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो आपके लिए वैल्यू क्या बची 10 की पावर 3। क्या बची 10 की पावर 3। यहाँ देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो आपके लिए वैल्यू क्या बची 100 10 की पावर 2। क्या बची 10 की पावर 2। यहाँ देखो यहाँ 1 की पावर -2 है तो 1 की पावर कोई भी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। क्या आती है बेटा 1। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास N2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 इंटू 1 होता है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 क्या आएगा 10 की पावर 5 इंटू 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 की पावर 5। मींस N2 की वैल्यू आपके पास क्या है 10 की पावर 5। मींस 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है बेटा 10 की पावर 5 डाइन। क्या होती है बेटा 10 की पावर 5 डाइन होती है। क्या होती है 10 की पावर 5 डाइन होती है। समझ में आ गया। अब इससे अपने क्या किया कि 1 न्यूटन की वैल्यू निकाली है या नहीं निकाली। 1 न्यूटन को अपने ने किस में चेंज किया डाइन में चेंज किया। किस में चेंज किया डाइन में। यही क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन।
यही कौन सा एप्लीकेशन होता है उसका? थर्ड। कौन सा एप्लीकेशन है ये बेटा? थर्ड। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट कौन सा है? टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अपने को किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है? फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया जाए, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया जाए द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is depend on its mass, length of string and gravitational acceleration. Then find out the formula for time period. देखो इसमें आपको क्या बोला गया कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के किस पे डिपेंड कर रहा है? जो लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग की, उस पे। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो इससे आपको क्या निकालना है? उसका फॉर्मूला। क्या निकालना बेटा? फॉर्मूला। तो देखो कैसे निकलता है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले किस पे बोला उसने? मास पे बोला। किस पे बोला बेटा? मास पे। सेकंड, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बोला? लेंथ के। किसके बोला बेटा? लेंथ के। नेक्स्ट में टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस जी के। बोला ही नहीं बोला, ठीक है। तो जब अपने इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी। लिखा या नहीं लिखा? अब यहाँ अपने लेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? लेट द पावर ऑफ m इज a, मींस m की पावर कितनी मान ली अपने? a मान ली। और l की पावर कितनी मान ली? b मान ली। l की पावर कितनी मान ली आपने? b मान ली। और g की पावर कितनी मान ली आपने? c मान ली। कितनी मान ली? c मान ली। तो यहाँ से आपके पास क्या है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। आया या नहीं आया? अब यहाँ से देखो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या यूज करते बेटा? टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या थी आपके पास? t1। क्या थी बेटा? t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की। m यहाँ क्या है आपके पास? मास। क्या बेटा? मास। और इसके लिए डायमेंशन क्या होती है? m1। क्या होती है बेटा? m1 होती है। क्या होती है? m1 की पावर a। अब यहाँ से देखो लेंथ आपके पास क्या है? लेंथ l क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मींस कोई भी लेंथ तो उसके लिए डायमेंशन l1। क्या होती है? l1। यहाँ b। नेक्स्ट देखो g क्या आपके पास? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो उसकी डायमेंशन क्या होती है? l1 t - 2 की पावर c होगा। यहाँ से t1 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया और यहाँ क्या लगा दिया? कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है? 1। क्या आती है बेटा? कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है? यहाँ 1। क्या आती है? 1। यहाँ से देखो m1 1 into a, m की पावर कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। l की पावर कितनी आ गई? b। कितनी आ गई बेटा? b। यहाँ से l की पावर कितनी आ गई? c। और t की पावर कितनी आ गई? -2c। t की पावर कितनी आ गई? -2c। यहाँ से देखो t1 इज इक्वल टू, यहाँ k की वैल्यू क्या थी? 1, ठीक है। यहाँ से m की पावर a, l की पावर कितनी आ गई? b प्लस c। इनटू में तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गई? b प्लस c। और t की पावर कितनी है आपके पास? -2c है। क्या है? -2c है। अब देखो इसमें सिर्फ अपने को t दिख रहा है और इस साइड अपने को t, l और m है। तो यहाँ आपकी m की पावर और l की पावर क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। तभी तो इसकी वैल्यू 1 नहीं है। तभी तो अपने पास सिर्फ क्या आ रहा है? t1 आ रहा है। क्या आ रहा है? t1। तो इसकी वैल्यू g है, 0। अब कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन से देखो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है बेटा? 0।
ए की वैल्यू क्या आ रही है 0। उसके बाद में एल की पावर क्या है b प्लस सी, और यहाँ क्या है 0। b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। और यहाँ से देखो -2c किसके इक्वल आएगा 1 के, -2c किसके इक्वल आएगा 1 के। अब देखो ये आपके पास क्या आ गई, तीन इक्वेशंस आ गई। अब जैसे ही अपने इनको सोल्व करेंगे तो अपने किसकी वैल्यू मिल जाएगी a b और c की। a की वैल्यू तो क्या है 0, और यहाँ से देखो -2c किसके इक्वल है 1 के, तो c आपका किसके इक्वल होगा 1/-2 के। c की वैल्यू क्या आ गई -1/2, क्या आ गई बेटा -1/2 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब सेकंड इक्वेशन यूज करो, b + c = कितना है 0, कितना है 0। तो b + c, b की वैल्यू क्या है यहाँ -1/2, यहाँ क्या है 0। अब ये माइनस का इधर है तो उधर जाके प्लस का, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास हाफ। क्या आ गई बेटा हाफ आ गई। क्या आ गई, यहाँ से देखो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू -हाफ। तो यहाँ देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, क्या माना था अपने ने, t is directly proportional to m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। तो इसको यूज करो, t is directly proportional to m की पावर a, l की पावर b, l की पावर b, g की पावर c। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या है, m की पावर a, a की वैल्यू कितनी थी 0। उसके बाद में नेक्स्ट l, l की पावर क्या है b, b की वैल्यू क्या थी हाफ। यहाँ से देखो g, c की वैल्यू क्या थी आपके पास -हाफ, क्या थी बेटा -हाफ। यहाँ से t इज m की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, और 1 से इंटू करेंगे तो सेम आएगा। l की पावर हाफ दे रखी है, मींस आपके पास क्या है √l, क्या है बेटा √l। उसके बाद में नीचे अब g की पावर ऊपर -हाफ है, नीचे आके प्लस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √g, क्या आ जाएगी √g। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, t का फॉर्मूला क्या आ गया √l/g, क्या आ गया t का फॉर्मूला √l/g आ गया, क्या आ गया √l/g। पर यहाँ से जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 2π, क्या लग जाएगा 2π कांस्टेंट लग जाएगा। तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2π√l/g। अपने ने किसके थ्रू किया है, सिर्फ किसके थ्रू किया, देखो डायमेंशंस का यूज किया, किसका यूज किया बेटा डायमेंशंस। तो ये भी किसका एप्लीकेशन हो गया है डायमेंशंस का, किसका एप्लीकेशन हो गया बेटा डायमेंशंस का। देखो आज अपने ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन कंप्लीट कर दिया। पहला कौन सा था, पहला कौन सा पढ़ा था अपने ने, कौन सा पढ़ा था बेटा चेक करेक्शन ऑफ फॉर्मूला, किसके बारे में पढ़ा था करेक्शन ऑफ फॉर्मूला, लास्ट वाली वीडियो। और आज अपने ने सेकंड से स्टार्ट किया, तो सेकंड कौन सा था टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशंस। नेक्स्ट थर्ड कौन सा आया था आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फिर लास्ट कौन सा आया था आपके पास, लास्ट कौन सा था टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब किसके एप्लीकेशंस है डायमेंशंस के, किसके एप्लीकेशंस है डायमेंशंस के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड डायमेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डायमेंशंस, जिन पे क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपके पास पहला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है बेटा यूनिट, क्या बेटा यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन होगी या नहीं होगी। दूसरा डज नॉट हैव यूनिट, उसके पास क्या नहीं है यूनिट नहीं है, तो भी उसके पास डायमेंशन होगी या नहीं होगी। उसके पास डायमेंशन है, क्या उसके पास यूनिट होगी। उसके पास डज नॉट हैव डायमेंशन मींस उसके पास डायमेंशन नहीं है, तो क्या उसके पास यूनिट होगी। इन सब पे आपके पास क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं। इसको समझने के लिए आप समझो, जैसे ठीक है मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, इसके कितनी स्टोरीज है, मतलब कितनी मंजिल की है 4 मंजिल की, कितनी मंजिल की है 4 मंजिल की। मैं रहता हूँ 3rd मंजिल पे, कौन सी मंजिल पे रहता हूँ 3rd मंजिल पे रहता हूँ, और ऊपर वाली कौन सी होगी 4th, होगी या नहीं होगी। अब जैसे पहले फिजिक्स में किसका होना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसका होना इंपॉर्टेंट है यूनिट का, किसका होना इंपॉर्टेंट है यूनिट का। मींस आप पहले किसको देखोगे यूनिट को देखोगे, किसको देखोगे बेटा यूनिट को देखोगे, उसके बाद किसको देखोगे डायमेंशंस को, किसको देखोगे डायमेंशंस को। अब देखो वैसे नीचे 3rd ये आपके लिए किसका काम करेंगे 3rd मंजिल का, और ये आपके लिए किसका काम करेंगे 4th मंजिल का। तो देखो
किसी पे हैव यूनिट मींस आपके पास क्या है, थर्ड मंजिल है, तो उसका 4 मंजिल होगा या नहीं होगा, उस बिल्डिंग की 4th मंजिल होगी या नहीं होगी। तो क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में, अगर आपके घर के 3 मंजिल है, क्या उसके 4th मंजिल होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। देखो कोई भी बिल्डिंग है उसका 3rd मंजिल है, तो उसका 4th मंजिल हो भी सकता है और नहीं भी, क्यों, कोई बना भी सकता है और कोई नहीं भी बनाता। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। वैसे क्या हुआ, अगर किसी की फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट है पर उसकी डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, एंगल कौन सा, जैसे आपको कल पढ़ाया था, पिछली वीडियो में कराया हुआ कि प्लेन एंगल की क्या होती है, यूनिट, पर उसके पास क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, डायमेंशन नहीं होती। अब नेक्स्ट देखो, डज नॉट हैव यूनिट। अब किसी बिल्डिंग में 3rd मंजिल ही नहीं है, तो क्या उसकी 4th मंजिल होगी, कभी नहीं होगी। तो ये इसका क्या आएगा, डज नॉट हैव डायमेंशन, डज नॉट हैव डायमेंशन, इसके पास क्या नहीं होगी, डायमेंशन ही नहीं होगी। अगर किसी के पास यूनिट ही नहीं है तो उसकी क्या नहीं होगी, डायमेंशन ही नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखो, हैव डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है, मींस किसी बिल्डिंग में 4th मंजिल है, तो उसकी 3rd मंजिल भी होगी। क्या उस 4th मंजिल को कभी हवा में बनाओगे, न कभी नहीं। तो इसकी डायमेंशंस भी, इसकी यूनिट भी होगी, मस्ट हैव यूनिट। इसके लिए क्या लिखूंगा, मस्ट हैव यूनिट, मींस इसकी यूनिट भी होगी। अब नेक्स्ट देखो, डज नॉट हैव डायमेंशंस। अगर किसी बिल्डिंग में 4th मंजिल नहीं है, तो क्या उसकी 3rd मंजिल होगी। अगर किसी बिल्डिंग में 4th मंजिल नहीं है, तो क्या उसकी 3rd मंजिल होगी। जैसे कि किसी में डायमेंशंस नहीं है, किसी भी क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, तो क्या उसकी यूनिट होगी। देखो अब इन्होंने अभी देखा कौन सा, एंगल, कौन सा देखा, एंगल, इसके पास क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, पर इसके पास क्या होती है, यूनिट, कौन सी, रेडियन, कौन सी होती है, रेडियन। वैसे ही इसके पास क्या हो सकती है, हो भी और नहीं भी हो सकती। क्या यूनिट होगी, ये कभी भी मस्ट नहीं होगा, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट हैव मींस किसी के पास हो भी सकती है और किसी के पास नहीं भी। जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल क्या रह जाएगा, एंगल, एंगल के पास क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, डायमेंशन नहीं होती, पर इसके पास क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट, कौन सी, रेडियन होती है। कौन सी होती है बेटा इसके लिए यूनिट, रेडियन। अब देखो नेक्स्ट, ये भी अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला पहले कैसे करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशनली, उसके बाद उसको कैसा देखा जाता है, फिजिकली। कैसा देखा जाता है, फिजिकली। वो 3rd मंजिल वाला कंसेप्ट यहाँ फिर से लगाओ। किसी बिल्डिंग में कितनी मंजिल है, 4, और मैं रहता हूँ 3rd पे, और नीचे ऊपर वाली कौन सी है, 4th है। तो देखो यहाँ 3rd मंजिल का काम कौन करेगा, आपका डायमेंशनली। कौन करेगा बेटा, डायमेंशनली। और फिजिकली कैसा करेगा, 4th मंजिल का। अब किसी मंजिल में, किसी बिल्डिंग में डायमेंशनली है, मींस कोई मंजिल में, कोई बिल्डिंग में आपके पास क्या है, 3rd बिल्डिंग है, 3rd मंजिल है, तो उसके पास 4th मंजिल भी होगी और नहीं भी, होगी और नहीं भी। जैसे कि अब आपको फिजिक्स का एग्जांपल दिया जाए, तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होती है बेटा, हाफ at स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं आपको दे दूं s इज इक्वल टू ut प्लस 3/2 at स्क्वायर, 3/2 at स्क्वायर। क्या दे दिया, 3/2 at स्क्वायर। अब देखो ये डायमेंशनली क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा। पर इसका जो फिजिकली है, जैसे कि हाफ की जगह मैंने क्या रखा है, 3/2 रखा है, तो मींस ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। क्या बेटा, इनकरेक्ट। पर ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो मींस डायमेंशनली अगर कोई फिजिक्स इक्वेशन या करेक्ट है, तो वो फिजिकली होना कभी भी जरूरी नहीं है। क्यों, फिजिकली भी क्या हो सकती है, वो इनकरेक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, इनकरेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डायमेंशनल इनकरेक्ट। अगर किसी बिल्डिंग में 3rd मंजिल ही नहीं है,
तो उसमें फोर्थ मंजिल भी कभी भी नहीं होगी। मस्ट नॉट हैव करेक्ट, मस्ट नॉट हैव फिजिकली करेक्ट, मस्ट नॉट हैव फिजिकली करेक्ट। कोई अगर फिजिक्स में क्वांटिटी डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। क्या होगी, फिजिकली भी क्या होगी, इनकरेक्ट। अब कोई क्वांटिटी फिजिकली करेक्ट है, मींस आपके पास फोर्थ फ्लोर है तो आपके लिए थर्ड फ्लोर भी होगा, मींस आपके पास डायमेंशनली भी वो क्या होगी, करेक्ट होगी। क्या होगी, डायमेंशनली भी क्या होगी बेटा, करेक्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फिजिकली इनकरेक्ट, कोई वैल्यू कोई क्वांटिटी फिजिकली क्या वो इनकरेक्ट है तो आपके पास डायमेंशनली क्या हो सकती है, करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। कौन सा एग्जांपल देख लो इधर, s = ut + 3/2 at स्क्वायर, ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है, पर डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। मींस आपके लिए ये क्या आएगा, मे और मे नॉट है, मे और मे नॉट है। देखो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्हीं पर कौन पूछता है, फाउंडेशन लेवल है, कौन सा लेवल है, इन्हीं पर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास यूनिट है, तो क्या उसकी डायमेंशन होगी, आप क्या बताओगे, मे और मे नॉट है। क्यों, क्योंकि एंगल के पास क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, पर इसकी यूनिट होती है, पर इसकी यूनिट होती है। वैसे इन सब पे क्या पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, मींस कुछ क्वांटिटीज है उनकी आपको क्या निकालनी है, डायमेंशंस। जैसे कि पहली परमिटिविटी, सेकंड सरफेस टेंशन, थर्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमेबिलिटी, इन सब की आपको क्या निकालनी है, डायमेंशंस। देखो इनके अपने डायमेंशन निकाल दो। परमिटिविटी ये आप किस में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसमें कूलॉम फोर्स का फार्मूला आता है F = kq1q2/r², kq1q2/r²। k को यहाँ रखने क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, और ऊपर क्या बचा, q1q2/r², क्या बचा, q1q2/r²। यहाँ जो आपका एप्सिलॉन होता है यही क्या होता है, आपका परमिटिविटी। क्या थी बेटा, परमिटिविटी। यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली फॉर्मूला क्या है आपके पास, F = q1q2/f, इधर नीचे आ जाएगा, क्या आ गया, q1q2/f(r²), q1q2/f(r²). इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, तो आप इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, q²/f(r²), q²/f(r²). यहाँ से आप डायमेंशन निकालोगे, अब sin0 = q², यहाँ क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन क्या होती है, यहाँ से आप करंट का फॉर्मूला पढ़ते आए हो, I = qt, क्या होता है, I = qt, q का फॉर्मूला क्या आ गया, q का फॉर्मूला क्या आ गया, it, क्या आ गया, it, क्या आ गया, it। और I के लिए आपने डायमेंशन कौन सी यूज की थी, a1, और t के लिए t1, t के लिए t1, तो यहाँ से q² क्या आ गई, a1 t1 का होल स्क्वायर, a1 t1 का होल स्क्वायर। f फोर्स के लिए डायमेंशन m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। r² आपका क्या है, लेंथ है, क्या बेटा, लेंथ, तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या आ गई, l2, क्या आ गई बेटा, l2। यहाँ से एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या आ गई, a1 का स्क्वायर t2, ऊपर t2, a2 t2, नीचे क्या है, m1 फिर l1 into l2, क्या हो गया, l3, क्या हो गया बेटा, l3 होगा। यहाँ t-2, t-2, यहाँ से डायमेंशन क्या आ गया एप्सिलॉन की, a2 t2, m1 नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, m-1, नेक्स्ट l3 यहाँ प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, नीचे t-2, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास डायमेंशन क्या आएगी, m1 m-1 l-3 a2 t4, a2 t4। ये आपके पास किसकी डायमेंशंस आ गई बेटा, परमिटिविटी, किसकी डायमेंशंस आ गई, परमिटिविटी। अब नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन, इसके लिए फॉर्मूला F/लेंथ, यहाँ आपका F क्या है, फोर्स है, क्या बेटा,
फोर्स और L आपके लिए क्या है लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t minus 2, लेंथ के लिए L1। यहाँ से सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है m1 L0, यहाँ प्लस के ऊपर जाके माइनस की, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो L की पावर क्या आ गई 0 और t की -2। ये किसकी डायमेंशन आ गई आपके पास, किसकी डायमेंशन आ गई सरफेस टेंशन की, किसकी आ गई सरफेस टेंशन की। अब देखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट कौन सी है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, E = 3/2 kbt, E = 3/2 kbt। क्या थी बेटा, E = 3/2 kbt। यहाँ देखो E क्या है आपके पास एनर्जी, क्या बेटा टाइप से एनर्जी, और एक kb क्या होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्या होता है बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और नेक्स्ट T आपके लिए क्या है टेम्परेचर, क्या है बेटा टेम्परेचर। अब देखो यहाँ से अपने को किसकी डायमेंशन निकालनी है, kb की निकालनी है, किसकी निकालनी है kb की। तो kb की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से E/t, डायमेंशनली देखा जाए तो E/t, क्यों कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या थी 0, क्या थी बेटा कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मींस ये क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है डायमेंशनलेस। यहाँ से E की डायमेंशंस क्या लिखोगे आप m1 L2 t - 2, यहाँ एनर्जी एक टाइप से क्या आती है वर्क होती है, क्या होती है बेटा वर्क। तो इनकी डायमेंशन क्या होगी m1 L2 t - 2 और t की डायमेंशन k1, t की डायमेंशन k1, ये ऊपर जाके m1 L2 t - 2 ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा -1, तो क्या आ गया k - 1, क्या आ गया बेटा k - 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखो ये किसके लिए था बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब अपना नेक्स्ट कौन सा है गैस कांस्टेंट, कौन सा बेटा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कौन सा है गैस कांस्टेंट। आज थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे क्या PV = nRT, PV = nRT। यहाँ PV क्या होता है टाइप से एनर्जी, क्या थी बेटा एनर्जी, क्या थी एनर्जी। और यहाँ N क्या होता है आपके लिए, N क्या होता है नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और R आपके लिए क्या है यहाँ गैस कांस्टेंट, क्या है बेटा गैस कांस्टेंट। T आपके लिए टेम्परेचर, T क्या है यहाँ टेम्परेचर। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे R = PV/NT, PV/NT, PV/NT। तो यहाँ PV की वैल्यू क्या आ गई, PV क्या है एनर्जी है, क्या है एक टाइप से एनर्जी है। तो इसके लिए डायमेंशन क्या यूज करोगे m1 L2 t - 2, m1 L2 t - 2, n के लिए मोल 1, n के लिए मोल 1 और T यहाँ क्या है टेम्परेचर, तो इसके लिए k1। यहाँ से इसकी R की डायमेंशंस क्या आ गई आपके पास m1 L2 t - 2 मोल -1 k - 1, ये किसकी डायमेंशंस आ गई आपके पास गैस कांस्टेंट की, किसकी आ गई गैस कांस्टेंट की। ठीक है अब देखो नेक्स्ट कौन सी है अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट, कौन सा है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसमें आपकी वैल्यू होती है E = h, यहाँ E क्या है एक टाइप से एनर्जी और न्यू क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी, क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी। E = h, E = h। ठीक है अब यहाँ से देखो E की वैल्यू, E की डायमेंशन क्या होगी m1 L2 t - 2, h क्या है आपका पास प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। इसके लिए डायमेंशन t - 1, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है t - 1। अब ये t - 1 इधर आके डिवाइड में m1 L2 t - 2 डिवाइडेड बाय t - 1 इसके इक्वल आ गया h के। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की डायमेंशन क्या आ गई t - 1, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में। तो m1 L2 t - 2 into t + 1, क्या आ गया t + 1। तो h की डायमेंशन यहाँ से क्या आ गई m1 L2 t - m1 L2 t - 1, क्या आ गई m1 L2 t - 1। ये किसकी डायमेंशंस आ गया बेटा आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की, किसकी आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब देखो नेक्स्ट कौन सी बची है अपने पास परमेबिलिटी, कौन सी बची है बेटा परमेबिलिटी। इसमें देखो क्या होता है परमेबिलिटी की डायमेंशंस क्या होती है परमेबिलिटी, इसके लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, इसके लिए आप मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ोगे कि जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या थी बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I1 I2 अपॉन d इंटू r।
ये किसकी वैल्यू होती है? फोर्स की। किसमें? मैग्नेटिक फोर्स में। किसमें होती है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स में। किसमें होती है ये? मैग्नेटिक फोर्स में होती है। तो यहाँ से फोर्स अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? म्यू नॉट की। किसकी निकालनी है बेटा? म्यू नॉट की। म्यू नॉट यहाँ क्या है? परमेबिलिटी। और एफ क्या है? फोर्स। आई क्या है आपके पास? आई क्या है? करंट। क्या बेटा? करंट है। और डी क्या एक टाइप से? लेंथ है। और आर भी आपके पास क्या है? एक टाइप से लेंथ है। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई? एफ बाय I1। यहाँ को I1 I2 एक टाइप से दोनों क्या है? करंट है। तो ये डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं इनको? आई स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा? आई स्क्वायर। और डी आई डिवाइड में इधर आके इनटू में, आर आई इनटू में इधर आके डिवाइड में, क्या हो गया? डिवाइड में। यहाँ से फोर्स की डायमेंशन m1 L2 T-2 m1 L2 T-2 क्या आएगी? m1 L1 T-2। d यहाँ क्या है? एक टाइप से डिस्टेंस, इसके लिए डायमेंशन L1। नीचे I स्क्वायर क्या है? करंट, इसके लिए डायमेंशन A2। R क्या है आपका? L1 क्या है? लेंथ है। तो लेंथ के लिए L1। यहाँ से m1 L1 T-2 A-2, ये L1 से L1 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल। तो आपके पास म्यू नॉट की डायमेंशन क्या है? m1 L1 T-2 A-2। ये आपके पास किसकी आएगी? परमेबिलिटी। ठीक है, आज तक कितना टॉपिक हो गया अपने पास? डायमेंशंस होगी। अब बाकी कुछ बची हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।